हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। और पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एसआई यूनिट्स और कुछ बेसिक से टर्म जैसे मास हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सभी को कवर किए थे। और लास्ट में हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज करते हैं और उसके बेस पे कुछ कैलकुलेशंस किए थे। अब पूरे एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करते हुए चल रहे हैं। उसी से जस्ट अगले टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जब कभी भी हम लोग साइंटिफिक मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे कुछ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी आता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये स्केल है हमारे पास, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें 10 सेंटीमीटर मेज़र करना है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर मेजर कर लिए। लेकिन हो सकता है कि मैं इधर से ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे मिला है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो मुझे तो 10 दिख रहा है, लेकिन आप अगर उधर से देखेंगे तो हो सकता है कि आपका ज़्यादा दिखे, होता है। इसी प्रकार से छोटा सा जो स्केल होता है, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इस्तेमाल करते हैं, उसके स्केल से भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो इतनी छोटी छोटी यूनिट्स वहाँ पे दिए रहते हैं, मिलीमीटर, ये सब, कि हम लोग देखने में अच्छे से अगर ऑब्जर्व ना करें तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है। तो जितने भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं साइंटिफिक, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होता है। और इसके पीछे दो रीज़न होते हैं। क्या क्या रीज़न होते हैं? कि कितना अच्छा से ऑब्जर्वर देख रहा है, उसके देखने का एंगल क्या है, ये पहला होता है। और दूसरा होता है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो इससे आप मेजर कर रहे हैं, वो कितना अच्छा है। तो ये दो बातों पे यहाँ पे डिपेंड करता है, स्किल ऑफ ऑब्जर्वर एंड लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ से देख रहे हैं, एवरी साइंटिफिक मेजरमेंट हैज सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू टू रीजन। कौन कौन से रीजन है जी? पहला है स्किल ऑफ ऑब्जर्वर एंड सेकेंड में लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ हो, आप सही मेजर कर रहे हैं लेकिन इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ होने की वजह से हमेशा मेजरमेंट गलत बता रहा हो, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि जो कुछ भी मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रिसाइज हो एंड एक्यूरेट हो, मतलब जो ट्रू वैल्यू होगा उससे बहुत ही करीब हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म इस्तेमाल होते हैं, एक होता है प्रिसीजन और दूसरा होता है एक्यूरेसी। तो हम लोग पहले इन दो टर्म्स को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रिसीजन होता क्या है। आप लोग मेले में गए होंगे, याद है? तो मेले में क्या होता है, एक इस प्रकार का बनाया रहता है, गन शॉट। याद कीजिए, आप मेले में खेलने के लिए आपको गन शॉट दिया जाता है, वहां पे टारगेट बनाया हुआ है और आपको किस में मारना होता है, ये पूरा का पूरा ब्लैक किया रहता है, इस वाले एरिया में आपको मारना होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लीजिए 3 दोस्त हैं। कौन कौन से दोस्त हैं? ए, बी, सी। 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्त ने गन शॉट के लिए यहां पे तैयार हुए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि दोस्त ए जो है ये निशाना लगाया, निशाना लगा कर मारा तो उसका जो आया यहां पे आ गया, ठीक है। दूसरी बार फिर से निशाना लगा, फिर से यहां आ गया, तीसरी बार लगाया, फिर से यहां आ गया, चौथी बार यहां पे आ गया। वो बार बार यहां पे लगाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा नहीं कि जानबूझ के यहां मार रहा था, लेकिन हो सकता है कुछ एंगल उसका टेढ़ा हो जिसकी वजह से बार बार यहां पे लग रहा हो, लेकिन उसने सही करने की कोशिश नहीं की। वो बार बार टारगेट यहां पे करता था लेकिन लगता कहां था? यहां पे। तो हो सकता है कि जो गन है वो भी टेढ़ा हो, ये सही निशान लगा रहा हो, टेढ़ा जा रहा हो, ठीक है। तो ये बार बार 8-10 बार प्रयास किया और इसके बाद ये यहीं पे इसका निशाना लगा, ठीक है। ये आपका ए का था। बी वाला दोस्त क्या किया, इसको निशानेबाजी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्या करता था, एक बार लगाया तो यहां पे लगा, दूसरी बार में यहां पे लगा, तीसरी बार में तो इसमें भी मार दिया, चौथी बार में यहां पे लगा, पांचवी बार में यहां, छठी बार में यहां, सातवीं बार में यहां, आठवीं बार में यहां, नौवीं बार में यहां, ठीक है। 10-12 बार इसने भी ट्राई किया तो इधर उधर मारते रहा। यह है आपका बी। लेकिन सी जो था, सी जब टारगेट किया पहली बार तो ये यहां पे मारा,
दूसरी बार यहाँ पे मारा, तीसरी बार यहाँ पे मारा, चौथी बार यहाँ, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे ये मारते गया। ठीक है, तो ये 8-10 बार मारा, ये सी है। अब हम लोग यहां पे टर्म समझ रहे थे प्रिसीजन। ध्यान दीजिएगा, प्रिसीजन क्या कहता है? इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। ये कहता है कि अगर ये टारगेट यहां पे लिया हुआ है, इसका ट्रू वैल्यू यहां पे है, बीच में मारना था, लेकिन ये बीच में नहीं मार रहा है। कहां मार रहा है? यहां पे मार रहा है। हालांकि मार यहीं पे रहा था, इसका लग यहां पे रहा था, लेकिन बार 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 मारा, तो ये इतना अच्छा से टारगेट किया कि इसका जितना भी मारने का जो टारगेट करने का पॉइंट था, ये सब के सब एक दूसरे से क्लोज हैं। तो सेम क्वांटिटी के लिए वो आपस में एक दूसरे से कितना क्लोज है, उसको टारगेट से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। किससे मतलब है? कि ये आपस में जो बार बार रिजल्ट दिया, बार बार जो टारगेट लगा रहा था, वो आपस में एक दूसरे से कितना क्लोज है, दैट इज प्रिसाइज, और फिर इसको प्रिसीजन बोलते हैं। ठीक है, बी वाला जो था वो तो यहां पे मारा, यहां पे मारा, यहां पे मारा, यहां पे, तो इसको प्रिसीजन हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका टारगेट एक दूसरे से क्लोज नहीं है। ध्यान रखिएगा, मेजरमेंट की बात कर रहा हूं कि ऐसा मेजरमेंट जो एक दूसरे से, वो रिजल्ट जो दे रहा है वो एक दूसरे से कितना क्लोज है। ट्रू वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, ट्रू वैल्यू तो यहां पे है ना, ये इसका यहीं पे था। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कितना क्लोज है, इसको बोलेंगे प्रिसाइज। ये है प्रिसाइज। ठीक है, अब बी वाले की बात करें तो ये बी वाला इधर उधर मार दिया। सी वाले की बात करते हैं तो सी वाला देखिएगा तो ये टारगेट के नजदीक है और ये एक दूसरे से भी क्लोज है, तो इसका बार बार एक दूसरे से क्लोज होना प्रिसाइज है, और इसका जो रिजल्ट है ये टारगेट के नजदीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेट भी है। ठीक है, सी वाला जो है ये प्रिसाइज भी है, क्योंकि इसका बार बार रिजल्ट जो आया है एक दूसरे से बहुत करीब है और ये टारगेट के भी करीब है, तो ये प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट है। लेकिन बी का क्या है? ना तो टारगेट के करीब है, ना इसका बार बार जो रिजल्ट किया है वो एक दूसरे से करीब है, तो इसको बी को हम लोग बोलते हैं नाइदर प्रिसाइज नोर एक्यूरेट। तो ये नाइदर प्रिसाइज, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, स्पेस मेरे लिए थोड़ा कम है, आप लोग देख लीजिएगा। नाइदर प्रिसाइज नोर एक्यूरेट। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर से मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं कि जब रिजल्ट एक दूसरे से बहुत ही करीब रहता है, उसको मेन टारगेट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? कि जब बार बार टारगेट कर रहा है उसका रिजल्ट एक दूसरे से कितना करीब है उसको हम लोग प्रिसाइज बोलेंगे, और जिसका बहुत ही दूर रहता है, ना तो एक दूसरे से करीब है ना ही ट्रू वैल्यू के करीब है, तो उसको नाइदर प्रिसाइज नोर एक्यूरेट कहेंगे। और जिसका एक दूसरे से, ये प्रिसाइज भी है क्योंकि एक दूसरे से रिजल्ट जो है करीब है, लेकिन ये टारगेट के भी करीब है, तो जब टारगेट के भी करीब है तो ये एक्यूरेट भी है। ये एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट कर रहते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। ठीक है, तो पहला स्टूडेंट जो है 1.9, इसका ट्रू वैल्यू जो है ये आपका 2 है, ट्रू वैल्यू जो है ये आपका 2 है। अब दो मेजरमेंट इसको करना है, लेकिन स्टूडेंट ए जो है 1.95 किया एक पहली बार में, और दूसरी बार में क्या किया 1.93 किया। ठीक है, तो अब देखिएगा 95 और 93 एक दूसरे से करीब है, लेकिन क्या इसके करीब है? नहीं, इसके करीब नहीं है, तो ये एक दूसरे से करीब है, तो ये प्रिसाइज है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। ये प्रिसाइज है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। बी के लिए देखें तो 1.94 और दूसरी बार में 2.05 लिया है। अब देखिए बी वाले में क्या है कि ट्रू वैल्यू तो 2 है,
लेकिन ना तो इसके करीब है और ना ही ए एक दूसरे के करीब है, तो ये नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। जबकि सी वाले की बात करें तो 2.01 1.99। अब देखिए ये जो है ये इसके करीब भी है और ये आपस में भी एक दूसरे के करीब है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। ठीक है, मान लीजिए कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ए है बी सी। अब देखिए ए आपका ट्रू वैल्यू क्या है 50, ए ने मेजरमेंट किया तो आया 48, फिर आया दूसरी बार में 48.5, तीसरी बार में 49। ठीक है, ऐसे लाया। बी जो है वो लाया आपको पहली बार में लाया 40, दूसरी बार में लाया 45, तीसरी बार में 60, चौथी बार में ऐसे ही 70, ऐसे लाते गया। सी के लिए देखा गया तो ये लाया 49.2, 49.3, 51.1, 50.2। तो अब देखिए ये जो है सी वाला हमें ट्रू क्या था 50, तो सी वाला जो होगा ये प्रिसाइज भी है एक दूसरे से और एक्यूरेट भी है। जबकि बी वाला जो है एक बार 40 है, 45 है, 60 है, 70 है, ना तो इसके करीब है ना एक आपस में एक दूसरे के करीब है, तो ये ना तो प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। और ए के लिए देखा जाए तो 48, 48.5, 49 ये एक दूसरे से करीब है लेकिन इससे दूर है। ठीक है, इससे दूर है तो इसको प्रिसाइज बोलेंगे लेकिन एक्यूरेट नहीं बोलेंगे। इससे ज़्यादा एक्यूरेट ये वाला है, ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी। ठीक है, तो ये दो टर्म है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो जितने भी साइंटिफिक मेजरमेंट होते हैं वहाँ पे प्रिसाइज और एक्यूरेट हर कोई मेजर करना चाहता है, लेकिन वहाँ पे सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो इसके लिए दो तरीके हैं एक्सप्रेस करने का। देयर आर टू वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस अनसर्टेनिटी। क्या करते हैं कि जो भी अनसर्टेन डिजिट होता है उसके आगे हम लोग +-1 कर लेते हैं। पहला तरीका क्या है, यूज द नोटेशन +-1 अलॉन्ग विद द डाउटफुल डिजिट। जैसे आपके पास मेजरमेंट जो है वो 67.3 समथिंग आया हुआ, किसी ने ये कह दिया कि चलिए 67.4 होगा, तो किसी ने कहा कि 67.2 होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से अनसर्टेनिटी को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं +-1 कर देते हैं। यहाँ से +-1 कर देंगे। ठीक है, +-1 करने का मतलब क्या है कि एक प्लस भी जा सकता है, मतलब 67.4 भी हो सकता है या फिर 67.2 भी हो सकता है, एक माइनस हो सकता है। तो ये एक तरीका है +-1 करने का। दूसरा तरीका क्या है, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, तो जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं जो सर्टेन है उसके साथ लास्ट डिजिट जो होता है वो अनसर्टेन काउंट करके टोटल हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन क्या है, ऑल द मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। ऑल द मीनिंगफुल डिजिट विच आर known with certainty including last digit with uncertainty। ये जितने भी होते हैं ये सब के सब सर्टेन के साथ एक लास्ट डिजिट जो होगा जो अनसर्टेन होगा उन सभी को मिला करके हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं। और जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उस मेजरमेंट का एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा आपको देखा जाता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या दिखाता है, सिग्निफिकेंट फिगर आपको ये दिखाता है कि कितना रिजल्ट एक्यूरेट है। तो अब यहां से सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट्स हाउ एक्यूरेटली मेजरमेंट हैव बीन मेड, कितना अच्छा से वो मेजरमेंट किया गया है। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही ज़्यादा वो करेक्ट बताया जाता है। जैसे आपको किसी ने बताया, ऊपर वाला ही लेते हैं हम लोग, तो 67.3। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। ठीक है, अब किसी ने इसी को बताया 67.312। तो अब देखिए ये 67 के अलावा एक और डिजिट बता दिया। अब एक से ये 2 नहीं हो सकता, ये यहाँ तक ला सर्टेन हो गया, जबकि यहाँ पे 1 भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर इसी को हम लोग कुछ कर लेते हैं। तो ये 3 ही तक बता रहा है, जबकि इसमें सर्टेनिटी जो है वो बढ़ गया। ये यहाँ तक ला आपको सर्टेन है, इस वाले में डाउटफुल है, जबकि यहाँ तक सर्टेन है।
तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा, इसका कम। तो जितना ज़्यादा एक्यूरेटली होता है उतना ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आपको रहेगा और उतना ही अच्छा मेजरमेंट माना जाता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है और उसको रख करके हम लोग किसी भी बड़े से नंबर को कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये हम लोग बता सकते हैं। तो रूल्स क्या क्या है? रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी नंबर दिया हुआ है उसमें से जितने भी नॉन जीरो होंगे जो जीरो के अलावा है, ठीक है, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर आपको कहे जाएंगे। जैसे 3.14, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है, ये सब के सब नॉन जीरो है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 3। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 4300, तो डबल जीरो को छोड़ करके नॉन जीरो कौन कौन से है? 4 और 3, 2 ही है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगला, द जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, डेसिमल पॉइंट आया उसके बाद जीरो आप बैठाते जाइएगा, तो जितने भी जीरो बैठाएंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में आपको काउंट किए जाएंगे। जैसे 3.0, इस डेसिमल पॉइंट के बाद एक जीरो है, तो इसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद जितना भी जीरो बैठाते जाएंगे वो सब के सब आपको एग्जैक्ट नंबर बताता है, वो एक्यूरेट वैल्यू बताता है और वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे 2.00, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 2.00, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा और इस वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी जीरो आएंगे वो सब के सब आपको सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। नेक्स्ट रूल है, द जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉन जीरो डिजिट जो होता है उसके पहले जितने भी जीरो होंगे उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? 0.02। अब देखिए यहाँ पे नॉन जीरो के बाद था, यहाँ पे नॉन जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट था, फिर जीरो था, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 0.02 में नॉन जीरो क्या है? 2 है। इसके पहले जितने भी जीरो आएंगे, चाहे डेसिमल के बाद हो या फिर नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इस नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरो आएंगे उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो इस वाले में क्योंकि नॉन जीरो कितना है? 1 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0.0005, तो यहाँ पे ऐसे देखिएगा तो 4 जीरो है, तो नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरो होंगे उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो इसके लिए भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो ये रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? रूल नंबर 4 कह रहा है द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर एल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। 2 नॉन जीरो डिजिट्स है दोनों साइड में, उसके बीच में जितने सारे जीरो आएंगे, चाहे वो डेसिमल के बाद हो या फिर डेसिमल के बिना भी हो, वो सारे के सारे आपको आ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे यहाँ पे 6.01, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद भी वैसे तो भी हम लेने ही वाले हैं, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी प्रकार से 5.0023, मान लीजिए आपके पास ऐसे दे दिया 40005, ठीक है, तो एक नॉन जीरो डिजिट्स यहाँ है, दूसरा नॉन जीरो डिजिट्स यहाँ पे है, तो इसके बीच में जो जीरो है उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5, तो इसके लिए भी आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है। अब अगला रूल है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन हम लोगों ने देखा था, इस वाले फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म कहते हैं। तो इसमें ये जो है कैपिटल N, ये कैपिटल N आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है। यहाँ पे 10⁻⁴ जितना भी होगा उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो N शो द सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल के लिए 1.86 10⁻⁴ दिया हुआ है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3। इसके लिए, इसके लिए। इसी प्रकार से एवोगाड्रो है 6.022,
मान लीजिए आपके पास दिया है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसमें पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो अब देखिए इसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग किसको देखेंगे, इसको देखेंगे। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4। लास्ट वन, एग्जैक्ट इंटीग्रल नंबर लाइक डजन। डजन मतलब क्या होता है, दर्जन। दर्जन जैसे एक दर्जन केला कहते हैं तो 12 होते हैं, तो उसमें एग्जैक्ट नंबर होता है। ग्राम इन किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में हम लोग जानते हैं कि 10⁻³ या फिर 1000 ग्राम होता है। ठीक है। डोंट हैव एनी अनसर्टेनिटी, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होता। ये हम लोग सर्टेन होता है कि 1 दर्जन कोई बोल दिया तो उसमें 12 ही होगा, 1 किलोग्राम है तो उसमें 1000 ग्राम ही होगा, 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर होगा। ये जितने भी होते हैं ये सब के सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये सब के सब एग्जैक्ट नंबर है। तो जितने भी एग्जैक्ट होते हैं उसमें कोई अनसर्टेनिटी का चांस ही नहीं है। जब अनसर्टेनिटी नहीं है तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट नंबर हो गया था। हम लोग क्या कहेंगे यहां से, क्या है, सो दिस नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे छोटा सा एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें कि हम लोग जानते हैं कि 12 है, 1 दर्जन में क्या होता है 12, ये क्या है एग्जैक्ट नंबर है, लेकिन इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद एक 0 बैठा दें तो भी ये वैल्यू कितना होगा, इसका भी वैल्यू आपको 12 भी होगा। किसी ने ऐसे लिख दिया तो इसका भी वैल्यू 12 भी होगा। लेकिन अभी 1 2 जो था उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 था, लेकिन डेसिमल के पॉइंट जब हम लोगों ने 0 बैठाया तो अब 3 हो गया। अब कितना है, अभी टोटल कितना है इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अब इसी प्रकार से हम ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे, जितना 0 बैठाते जाएंगे वैसे वैसे इसका सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा तो 12 आएगा। तो 12 का वैल्यू, 12 के बाद डेसिमल बैठाइए, उसके बाद जितनी मर्जी आप 0 बैठा लीजिए, उसका वैल्यू 12 ही होता है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, जितना 0 बैठाते जाएंगे उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का। अब सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर के कुछ कैलकुलेशंस हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जब कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है तो रिजल्ट जो होता है वो हम लोग उसको बताते हैं जहाँ पे डेसिमल के बाद में कम नंबर किसका है। जैसे यहाँ पे क्या है कि 6.23, यहाँ पे क्या है 2.1, तो यहाँ डेसिमल के बाद लिस्ट कौन सा है 1। इस वाले में देखेंगे तो 1.712, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 2, इसमें कितना है 1। तो रिजल्ट जो होगा यहाँ से ऐड करने के बाद भले ही इतना आया, लेकिन रिजल्ट कितना होगा डेसिमल के बाद 1, तो रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे 10.0, यहाँ पे 4 और 2 को हटा दिया जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से सब्सट्रैक्शन में भी करते हैं। यहाँ मान लीजिए सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है तो सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट तो इतना यहाँ में, लेकिन रिजल्ट हम लोग बताएंगे किस में, तो डेसिमल के बाद 1 2 3, लिस्ट कौन सा है 1 2 3, इस वाले में कितना है 4, तो रिजल्ट किस में होगा, तो डेसिमल के बाद रिजल्ट में यहाँ तक आएगा ये, तो 13.615 ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब हम लोग करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर के, तब रिजल्ट हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा तो इस केस में हम लोग डेसिमल नहीं देखते हैं, इस केस में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं कि जब 2 टर्म यहाँ पे दिया हुआ, जैसे आपको 6.102 इंटू 2.11, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना था, एक टर्म आपका ये दिया हुआ, दूसरा टर्म ये है, तो इन दोनों टर्म में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसके लिए 3 है और इसके लिए 4 है, तो रिजल्ट जो होगा आपको 3 में होगा ना कि 4 में। तो यहाँ से रिजल्ट आपको जब मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो रहा है। लेकिन रिजल्ट जो होगा हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो रिजल्ट किस में होगा 12.8 मात्र। इसी प्रकार डिवीजन में, तो डिवीजन में यहाँ पे देखेंगे तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वाले में कितना है 3, तो रिजल्ट कितना में होगा 3 में। तो यहाँ से रिजल्ट डिवाइड करने के बाद इतना आया, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपका 5 है, लेकिन हमें 5 में नहीं दिखाना है, हमें कितना में दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा 3 में, तो रिजल्ट कितना होगा इसमें होगा। तो इस प्रकार से हम लोग
कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग करते हैं। अब कुछ सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद से करके देखिए, क्योंकि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए कौन से रूल हैं ये सारे के सारे रूल्स हम लोग देख चुके हैं। पहले आप खुद से करके देखिए, फिर रिजल्ट को आप मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे आते हैं, ये फर्स्ट वाले में देखिएगा, इसमें क्या होगा कि 0.0025 है, तो नॉन जीरो डिजिट्स ये है, और नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जितने भी जीरो होते हैं उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2। इसके लिए कितना होगा, तो हम लोगों ने देखा था कि 0 बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स वो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाता है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा जी, इसके लिए हो जाएगा 3। इसके लिए तो यहाँ पे 2 जीरो हैं, दोनों साइड में नॉन जीरो हैं, तो इसके लिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके लिए बताइए 12600 है। तो अब देखिए यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स क्या है, 3, तो इसके लिए हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे। अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले में है 500.0। तो अब इस वाले में क्या है कि ये 500.0 है, तो डेसिमल के बाद जो जीरो होता है उसको भी हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे डेसिमल दे दिया है इसलिए इसके लिए आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं होता तब तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल दे करके यहाँ पे जीरो होता है, डेसिमल के बाद वाले भी और उसके पहले वाले भी आपको जीरो, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स यहीं पे आ गया। यहाँ पे भी जीरो होता, यहाँ पे कुछ नॉन जीरो डिजिट्स होता तब तो उधर ही हम लोग काउंट करते, लेकिन यहाँ पे पहले ही आपका नॉन जीरो डिजिट्स आ गया है, फिर 0 0 और डेसिमल के बाद जीरो आया, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। अब इसके लिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि जो भी जीरो है वो सब के सब आपको बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर आपका हो जाएगा कितना, हो जाएगा 5। अब अगला है राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। कोई अनसर्टेन डिजिट दिया रहता है तो उसको हम लोग राउंड अप कैसे करते हैं, उसको छोटा कैसे करते हैं। तो राउंडिंग अप के लिए कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स यहाँ पे दिए गए। पहला रूल क्या है कि इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5 द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 1। मान लीजिए कि आपको ये जो दिया हुआ है 2.16, तो हमें क्या करना है, इसको राउंड अप करना है। ठीक है, 6 को राउंड अप करना है, तो 6 जो है वो क्या है, 6 जो है आपका 5 से बड़ा है। तो जब 5 से बड़ा होगा तो इस 6 का प्रीसीडिंग नंबर कौन सा है, 1। इस 6 का प्रीसीडिंग नंबर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये प्रीसीडिंग नंबर को 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो 2.2। क्यों ऐसा किए, क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है, लेकिन इन केस कि 5 से छोटा हो जाए सबसे राइट मोस्ट डिजिट, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ लेस देन 5 द प्रीसीडिंग नंबर इज रिमेन्स सेम। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए 2.14 है, तो ये 4 है, ये 4 5 से लेस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके प्रीसीडिंग नंबर जो 1 है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज ऐसा ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.1। तो इसको राउंडेड ऑफ करके हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2.1। ठीक है, तो ये 2 रूल हुआ कि 5 से अगर ज़्यादा हुआ तो प्रीसीडिंग नंबर में 1 से बढ़ा देंगे, और 5 से अगर कम हुआ तो प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब तीसरा रूल क्या कहता है कि इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज इक्वल टू 5। अब यहाँ तो प्रॉब्लम हो गया कि हमारा जो सबसे राइट मोस्ट है वही 5 है, तो ना तो 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज इवन। अगर उसके पहले वाला प्रीसीडिंग नंबर में हम लोग चेंज नहीं करते हैं जब वो इवन नंबर होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये राइट मोस्ट डिजिट क्या है, 5 है, ना तो 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है। ठीक है, तो इसके प्रीसीडिंग नंबर को देखेंगे, अगर ये इवन नंबर होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा और राउंडेड ऑफ करके यहाँ पे 3.2 कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऑड होगा, जैसे 2.3 है तो 3 क्या है, ऑड है,
राइट मोस्ट 5 है, ठीक है। तो अगर ऑड हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक आपका इंक्रीज हो जाएगा, एंड इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड। ध्यान रखिएगा कि जब 5 हो, 5 से न तो बड़ा है न छोटा है, तो उसके पहले वाला जो नंबर है प्रीसीडिंग नंबर अगर इवन होगा तो उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, और अगर ऑड होगा तो हम लोग एक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इसको राउंड अप करके क्या लिखेंगे, 2.4। अब कुछ एग्जांपल्स है राउंडिंग ऑफ पे। आपको क्या कह रहा है कि राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बड़े से नंबर है जिसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है, हमें क्या करना है, 3 तक ला करना है। तो हमें 3 तक करने में ये वाला को हमको हटाना होगा, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, 5 से कम है, तो 5 से कम जब रहता है तो हम लोग कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34.2। 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हमको रिजल्ट चाहिए, इसको राउंड अप ही कर दिए। इसके लिए यहाँ पे इसको देखेंगे तो फिर ये भी क्या है, ये भी आपका 5 से कम है, तो इसके लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, 10.4। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। अब इसके लिए देखिए, यहाँ पे क्या है, 0 के बाद 0, 1, 2, 3, 4 है। आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी होते हैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 1, 2, 3, 4 आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, जो कि आपको क्या करना है, इसको आपको 3 में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर देखेंगे तो ये 5 से बड़ा है, तो 5 से जब बड़ा रहता है तब प्रीसीडिंग नंबर को हम लोग क्या करते हैं, प्रीसीडिंग नंबर को हम लोग 1 से इंक्रीज कर देते हैं। तो जब 1 से इंक्रीज करेंगे तो 9 से ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जब 10 हो जाएगा तो फिर ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 460। लेकिन इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर देखिएगा तो वो आपको 2 ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 0.0460। अब यहाँ से ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाला केस में हम लोग गड़बड़ करते हैं। तो अब इसको करना है, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, ये भी 5 से ज़्यादा है, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, 281। तो इसको हम लोग राउंड अप कर लिए। आप चाहे तो यहाँ पे 0 बैठा भी देंगे तो भी इस 0 को हम लोग नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज वैसे भी ठीक है। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग डायमेंशन जो होता है यूनिट का, उसको लेकर के एक यूनिट से अगले यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ से देखेंगे, इट इज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, ठीक है, यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। द मेथड यूज्ड फॉर दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड, यूनिट कन्वर्जन मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। इसको 3 नामों से जाना जाता है। आपको चाहे तो फैक्टर लेवल मेथड बोल लीजिए, यूनिट कन्वर्जन मेथड बोल लीजिए, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम लोग कुछ यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जिसको आप जानना जरूरी है, जो जनरली इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये तो हम लोग जानते ही हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, एंड 10⁻³ मीटर क्यूब भी हम लोग बोल सकते हैं 1 लीटर के बराबर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। तो ये ऐसे कन्वर्जन फैक्टर है जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी आपके बुक्स में बहुत सारे दिया होगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अब डायमेंशनल एनालिसिस या कन्वर्जन मेथड के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग काम करने हैं। कैसे काम करते हैं, डिटरमाइन द यूनिट कन्वर्जन मेथड। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लोग यूनिट कन्वर्जन फैक्टर जो होता है, जो हम लोगों ने अभी इससे पहले लिखा हुआ था, उसमें से डिटरमाइन करना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट है। जैसे 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिखने का तरीका कन्वर्जन मेथड या कन्वर्जन फैक्टर्स में क्या लिखते हैं
कि 1 इंच, इसको हम लोग नीचे ले आएंगे तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, इसको यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा तरीका है कि इस इंच को हम लोग नीचे ला दें 2.54 सेंटीमीटर बाई 1 इंच, ऐसे कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इस वाले तरीके से कन्वर्जन फैक्टर को डिटरमाइन करके इस फॉर्म में लिख लेंगे। अगला क्या है, मल्टीप्लाई द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ एप्रोप्रिएट कन्वर्जन फैक्टर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि हमको किस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जिस यूनिट को कन्वर्ट करना होता है उसको हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, मतलब जिस यूनिट को हटाना है और जिसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जिस यूनिट को हटाना होता है, कन्वर्ट करना होता है, उसको डिनोमिनेटर यानी कि नीचे रखते हैं, और जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। जैसे 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर है, तो अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम ये वाला मेथड अपनाएंगे, लेकिन इस सेंटीमीटर को इस इंच में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग इस चीज़ को अपनाएंगे, ठीक है। तो ये एप्रोप्रिएट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का तरीका होना चाहिए। अगला है इफ़ कन्वर्जन इन्वॉल्व मोर देन 1 स्टेप। अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा स्टेप में आपका काम हो रहा है तो उस केस में क्या करना है, द कन्वर्जन फैक्टर इज यूज्ड इन सच वे दैट द यूनिट ऑफ द प्रीसीडिंग फैक्टर कैंसल आउट, ठीक है। ये आपस में कैंसिल आउट हो करके फाइनली आपका वही यूनिट होना चाहिए जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ए जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, यहाँ पे लीटर में दिया हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। इसका मतलब सिंपली कह रहा है कि इस लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करिए, तो इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कन्वर्जन फैक्टर जो होता है हम लोग देख लेते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अभी अभी हम लोग पीछे किए थे। और एक होता है आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो जानते हैं आप। तो अब देखिए सेंटीमीटर यहाँ आ गया, मीटर यहाँ पे आ गया, तो हम लोग इसको कर ले। तो अब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो हम लोग इसको लिखने का जो तरीका है इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 लीटर बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 1 लीटर। कन्वर्जन मेथड से हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका हम लोग अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना यह है कि किस यूनिट को आपको कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, इस लीटर को कन्वर्ट करना है। तो जिस यूनिट को कन्वर्ट करना होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं, यानी कि ये वाला मेथड हम लोग नहीं अपनाएंगे, हम लोग ये वाला मेथड अपनाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको लीटर यहाँ पे है और हमको लीटर को ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या कह रहा है, मीटर क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो जब मीटर क्यूब में करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 100 इसका भी क्यूब हो जाएगा और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसको लिखने का तरीका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁶, या फिर ऐसे मैं लिख लेता हूँ, चलिए ये सेंटीमीटर क्यूब, इसको मैंने क्यूब किया हुआ है तो 6 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। और इसका दूसरा तरीका भी क्या हो सकता है कि हम लोग इसको ऊपर कर दें 3 4 5 6 डिवाइड बाई, ठीक है। या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट किस में चाहिए, इसमें चाहिए। तो जो रिजल्ट चाहिए वो यूनिट आपका ऊपर में होगा और जो रिजल्ट हमको कन्वर्ट करना है उसको हमको नीचे में डालना है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से अब काम करना स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है क्या, 2 लीटर, ठीक है जी, 2 लीटर दिया हुआ है। अब हमें लीटर को कन्वर्ट करना था, तो जिसको कन्वर्ट करना था उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो हम लोग इसको अपनाएंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 1 लीटर। आगे बढ़ ले, मल्टीप्लाई करना कन्वर्जन फैक्टर से। अब देखिए हमें रिजल्ट किस में चाहिए, मीटर क्यूब में, और इस सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब तक ला चुका है। ठीक है, तो रिजल्ट हमको इसमें चाहिए, तो जो रिजल्ट चाहिए होता है वो हम लोग ऊपर रखते हैं, और जिसको कन्वर्ट करना था उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा एप्रोप्रिएट होगा, ये वाला या फिर ये वाला? तो ये वाला होगा, क्योंकि हमको रिजल्ट किस में चाहिए, मीटर क्यूब में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 1 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इसको काट देंगे, कट जाएगा। ये लास्ट जो तीसरा स्टेप था वो कैंसिल आउट ही करना है हर एक यूनिट को। 1 लीटर को कट कर दिए। अब यहाँ से 1000 है, इसको भी हम लोग कट करें, तो 1 2 3 बच गया 30। इसका मतलब क्या बचा यहाँ पे, फाइनल रिजल्ट बच गया आपको 2/1000। ये 2 मीटर क्यूब हो गया, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। इसको तो आप खुद से भी कर सकते हैं, है कि नहीं, बाय कैलकुलेशंस, क्योंकि हर कन्वर्जन मेथड हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई करते हुए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि कन्वर्जन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डे इज इक्वल टू क्या होता है जी, 24 आवर होता है, और 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, है ना, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। ये सब के सब हम लोग जानते हैं, है ना। अब सेकेंड्स में ही हमको चेंज करना है, और 2 days है यहाँ पे। तो अब देखिए 1 days है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का तरीका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 days बाई 24 आवर्स इज इक्वल टू, दूसरा तरीका क्या होता था, 24 आवर बाई 1 day। ठीक है, अब इसको लिखने का क्या तरीका है, 1 आवर बाई 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1, और या फिर 60 मिनट बाई 1 आवर। ठीक है, अब इसको क्या तरीका होगा, इसका तरीका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट बाई 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1, और इसके लिए देखा जाए तो 60 सेकेंड्स बाई 1 मिनट, है ना। तो अब ध्यान देना ये है कि हमें किस यूनिट को कन्वर्ट करना है, हमें डेज वाला यूनिट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कन्वर्जन फैक्टर को कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि फाइनली वो कैंसिल आउट कर जाए, जो रिजल्ट में हमको चाहिए केवल वही बचे। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना दिया हुआ है, 2 days। इसी 2 days को कन्वर्ट करना है, तो डेज को कन्वर्ट करना है इसको, यानी कि डिनोमिनेटर में हमको चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, 1 day इक्वल टू 24 आवर्स, और 24 आवर इक्वल टू 1 day। तो हम इसको अपनाएंगे या इसको अपनाएंगे, तो हम लोग इसको अपनाएंगे। क्यों अपनाएंगे, क्योंकि डेज को हमको आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे 24 आवर बाई 1 day। ठीक है, अब अगला क्या करना है, इस आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि उसके बाद सेकेंड आता है। तो यहाँ से 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आवर है तो यहाँ पे आवर नीचे आना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, तभी यूनिट कटेगा, क्योंकि ऊपर में आप करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट है, और 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर है। तो ये आवर वाला ये वाला एप्रोप्रिएट होगा हमारे लिए, क्योंकि इसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो इस आवर को हम पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमको ये लिखना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 60 मिनट डिवाइड बाई 1 आवर इनटू। अब फाइनली हमको रिजल्ट किस में चाहिए, तो सेकेंड में चाहिए। तो जिस
फाइनली रिजल्ट जो हमको चाहिए होता है उसको ऊपर रखते हैं और जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। इसका मतलब इतना मिनट तक ला चुका था, यहाँ तक ला, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ये जो कुछ भी आएगा रिजल्ट आपको मिनट में आ जाएगा, ये आपको आवर में आ जाएगा, है ना। तो हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सेकंड वाले को ऊपर रखना होगा, यानी कि इस वाले को हम लोग अपनाएंगे तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड्स डिवाइड बाई 1 मिनट। अब देखिए यूनिट को कैंसिल आउट किया जाए तो ये मिनट मिनट गया काम से, आवर आवर ये भी गया काम से, डेज डेज कैंसिल आउट। आपका बचा क्या? सेकेंड्स। चाहिए किस में? सेकेंड्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो 2 × 24 × 60 × 60 और लास्ट में यूनिट क्या बचेगा? सेकेंड्स। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसका जो कुछ भी रिजल्ट होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और आगे हम लोग बढ़ेंगे।